नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सीखेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। चलिए शुरू करते हैं। भाषा। सामने के चित्रों में आप देख रहे हैं कि एक पुस्तकालय का अध्यक्ष बच्चों को इशारों के माध्यम से शांत होने के लिए कह रहा है। और दूसरे पिक्चर में हम देख सकते हैं एक रेल कर्मचारी हरी झंडी दिखाकर रेल को आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। बच्चों, जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही या मुख बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे पहले पिक्चर में एक बच्चा पत्र पर कुछ लिख रहा है और दूसरे पिक्चर पर माँ उसी पत्र को पढ़ रही है। अर्थात बच्चा अपने मनोभाव को, अपने विचारों को पत्रों पर लिखकर अपनी माँ को समझाना और बताना चाहता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा होगी, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभाव तथा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। अब भाषा के रूप हम समझेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। अब हम ये दोनों रूप को एक एक करके समझेंगे। भाषा का पहला मौखिक रूप। सामने के चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि वार्षिक उत्सव समारोह के अवसर पर हिंदी का एक अध्यापक बच्चों को कुछ शिक्षा दे रहा है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है क्योंकि यहाँ पर वो मुख के माध्यम से बोलकर बच्चों को शिक्षा दे रहा है। मुख के द्वारा बोली जाने के कारण यह मौखिक भाषा कहलाती है। इसकी परिभाषा होगी, अपने भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। ठीक है, यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं, बच्चा एक पेपर पर कुछ लिख करके अपनी बात दूसरों को समझाने का प्रयास कर रहा है। भाषा के इस रूप में व्यक्ति अपनी बात लिखकर स्पष्ट करता है और दूसरा पढ़कर इसे समझता है। इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी, अपने विचारों तथा भावों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता। भारत में कुछ अन्य भाषा बोली जाती हैं। यहाँ पर एक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। मानी मतलब भाषा। चार कोसों के बाद भाषा जो है अपना रूप बदल देती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्नता में एकता पाई जाती है। भाषा की दृष्टि से भी यहाँ विभिन्नता है। यहाँ हर राज्य की अपनी अपनी एक भाषा होती है। जैसे भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत संविधान द्वारा हमारे देश में 22 भाषाओं को जो है सरकार द्वारा, संविधान द्वारा जो है मान्यता दी गई है। वो 22 भाषाएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और हिंदी। चलिए अब हम भाषा के दूसरे रूप चलते हैं, जिसे कहा जाता है मानक भाषा। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वो भाषा का मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है। जैसे यहाँ पर दी गई है गई और दूसरे में दिया गया है गई। ये गई जो है भाषा का मानक रूप नहीं है और ये गई भाषा का मानक रूप है। दूसरा ठंड और ठंड। ये ठंड जो है
ये जो ऊपर अनुस्वार लगाए गए हैं ये भाषा का मानक रूप है। इसी तरह अंत में भी यह रूप जो है भाषा का मानक रूप है। शुद्ध में इस तरह आधा द लगाकर भाषा का मानक रूप माना गया है। और झ पहले इस प्रकार झ लिखे जाते थे, लेकिन अब इस झ का जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है और ये हिंदी भाषा का मानक रूप है। उसी तरह ख का भी जो है पहले ऐसे प्रयोग किए जाते थे, अब इसे जो है इस प्रकार मानक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब चलेंगे मातृभाषा। बच्चों आपको पता होगा मातृभाषा जो अपनी माँ तथा परिवार से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषी परिवार के बच्चे की मातृभाषा हिंदी तथा पंजाबी भाषा की पंजाबी होती है। प्रादेशिक भाषा प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। इसलिए इसे जो है प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अब राष्ट्रीय भाषा संविधान मान्यता प्राप्त भाषा। जिस भाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है उसे जो है राष्ट्रभाषा के अंतर्गत रखा गया है। अधिकांश प्रदेशों में बहुमत द्वारा बोली तथा समझी जाती है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस दृष्टि से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसे राजभाषा का स्थान भी प्राप्त है। अब राजभाषा क्या है हम आगे समझेंगे। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। जैसे बच्चों आपको पता है किसी भी सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यालयों में आपको कोई भी फॉर्म दिए जाते हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश के भाषाओं में आपको प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसका विषय हम जिसकी जानकारी हम आगे लेंगे। विश्व के 2 अथवा 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, जैसे कि अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी हमारा जो है राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, और उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय है। मतलब विश्व भर में जो भाषा बोली जाती है वो अंग्रेजी है, इसलिए इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया है। अब चलेंगे उपभाषा। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ये भाषा का जो है रूप है। ये भाषा जो है, इस भाषा में जो भी काव्य रचना की जाती है, लेखन रचना की जाती है, कविता की जाती है, इसलिए इसे मतलब इसका जो है प्रयोग अधिकांश मात्राओं में लेखन कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे जो है उपभाषा कहा जाता है। जैसे मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य रचना नहीं, इसमें जो है किसी प्रकार का लेखन कार्य नहीं किया जाता है, सिर्फ ये किसी छोटे गांव या कस्बे में बोली जाती हैं, इसलिए जो है उस भाषा को बोली कहा जाता है। ठीक है, बोली कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिस प्रकार पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू हरियाणवी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी, मगही, मथेली, भोजपुरी, पहाड़ी हिंदी, कुल्लुई, मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भिल्ली, ये कुछ हिंदी के अन्य बोलियां हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस। हाँ बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई है। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम अपने विद्यालयों में हिंदी दिवस मनाते हैं। लिपि। अब हम लिपि सीखेंगे। लिपि अर्थात लिखने का ढंग। परिभाषा होगी, भाषा का लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उदाहरण, मैंने शिखरों से आगे उपन्यास पढ़ा। तो ये जो लिखने का जो ढंग है, मैंने शिखरों से आगे, ये जो लिखने का जिसमें हिंदी अक्षरों का प्रयोग हुआ है, ये हिंदी का लिपि है, अर्थात देवनागरी लिपि है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि है। उदाहरण, वसुधैव कुटुंबकम। पंजाबी गुरुमुखी आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस तरह जो है पंजाबी में इससे लिखा जाता है। अंग्रेजी
रोमन लिपि, आई रीड द बुक रोमियो एंड जूलियट। ये लिखने का ढंग ही जो है लिपि है। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, सीखना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, जिस तरह हमें जो है यहाँ पर उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो यहाँ पर हमें खरगोश को काटकर गाजर नहीं खिलाना, क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध है। हमें इसे व्याकरण का सहारा लेकर के, व्याकरणों का प्रयोग करके इसे में शुद्ध रूप में प्रयोग करना है। जैसे गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। ये तीनों अंग हम एक एक करके अगले अध्याय में इस विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य बातें, भाषा विचारों तथा भाव के प्रकट करने का साधन है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का लिखन के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। व्याकरण भाषा की शुद्धता के नियम सिखाने वाला शास्त्र है। आशा करता हूँ कि आपको भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, धन्यवाद।